Hello everyone, I am Vipin Chaudhary and our today's topic is electric flux, in which we will cover charge density, area vector and negative and positive electric flux. Okay, let's start. Now हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज है प्लस क्यू यहां पर है, वन क्यू चार्ज यहां पर है प्लस क्यू, और इसकी वजह से किसी ने कहा यहां पर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हम बड़े आराम से निकाल लेते इलेक्ट्रिक फील्ड। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, दैट इज एट पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल सकते हो तुम। किसी ने कहा एक और चार्ज है यहां पर प्लस 2q चार्ज भी यहां पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तुम आराम से क्या कर सकते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हम 3 4 4 चार्ज इस तरह से आराम से इनको कर सकते हैं। डिस्क्रीट चार्ज को हम आराम से उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे फोर्स हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे एवरीडे लाइफ में डिस्क्रीट चार्ज नहीं मिलते हैं। वो किस तरह से मिलेगा, एक हमारे पास रॉड है, इसकी हमें चार्ज बताना है टोटल, या फिर हमारे पास एक शीट है, इसका टोटल चार्ज बताना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अनदर वन इज इफ वी हैव अ स्फीयर, find the electric field due to this charged sphere at certain point। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये एक एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और बहुत हेक्टिक सा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए हमारा ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कन्वेंशन लेंगे। वो कन्वेंशंस हमारी क्या होंगी, वो हम 3 डायमेंशंस के लिए कन्वेंशन लेंगे। हमें पता है 3 डायमेंशंस में बात करते हैं हम। पहला डायमेंशन क्या होता है, 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में जब बात करेंगे तो बेसिकली हम क्या लेंगे, एक लाइन। मान लो इसमें टोटल चार्ज Q है और इसकी लेंथ कितनी है L। तो इसका जो हम करेंगे यहां पर चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पूरे इस रॉड की, चाहे वो इनफाइनाइट रॉड है, उसकी सेम होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम क्या कहते हैं, सेम ऐसे ही था, मास पर यूनिट लेंथ। ये बोर्ड है, इसका मास कुछ और हो सकता है, इसका वॉल्यूम कुछ हो सकता है, लेकिन इस बोर्ड को चाहे तुम कितना भी बड़ा कर दो, इसका डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो सेम ऐसे हमने क्या कर दिया, एक हमारा यहां पर कि हमने क्या किया, चार्ज पर यूनिट लेंथ को डेंसिटी बोल दिया। लेकिन कैसी डेंसिटी, ये चार्ज की डेंसिटी निकल रही है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी। तो 1D में जब बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाइन की बात। तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। दैट इज लैम्डा इक्वल टू, तुम अगर छोटे टर्म्स में करना चाहो तो dq अपॉन dl, या फिर टोटल लिख सकते हैं q अपॉन l, ठीक है। सिमिलरली फॉर 2 डायमेंशन, दैट इज फॉर प्लेन शीट, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा यहां पर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किससे करेंगे, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज अपॉन एरिया, या फिर टोटल चार्ज अपॉन एरिया को मैं एस से डिनोट करो, ए से डिनोट करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अवर व्हाट, दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज अवर स्फीयर, 3D, इन 3D, दैट इज अवर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं हम चार्जेस का। इसमें सारा चार्ज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसमें पूरा कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसमें पूरा क्या हो रखा है, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। तो इसका कैसे, किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, रो से। याद रखना आगे रो किसी और चीज में भी काम आएगा, लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं किससे डिनोट करेंगे, रो से, ठीक है। तो दिस रो विल बी इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर छोटे टर्म्स में करें तो dq अपॉन dv। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, क्या होता है हमारा यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या क्या होती है और कितने टाइप की होती है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट वन इज व्हाट, लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड वर्ड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड वन इज अवर व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरिया वेक्टर। क्या है हमारा, एरिया वेक्टर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर।
तो अभी तक हम जो पढ़े हो, तुम बचपन से पढ़ते हुए आए हो, तो एरिया वेक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा? एरिया तो हमने सुना है स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है एरिया? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है कि इसका एरिया निकालो, तुम लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हो, साइड का स्क्वायर करते हो। लेकिन काफी केसेस ऐसे होते हैं, काफी टाइम ऐसा होता है जब हमें एरिया की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है कि किस तरह से ओरिएंट किया गया है हमारा वो पर्टिकुलर मटेरियल जो है हमारा, किस तरह से ओरिएंट किया गया है, उस पे भी उसके एरिया के साथ साथ क्या किस तरह से रखा हुआ है वो भी डिपेंड करता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करते हैं, एरिया को वेक्टर बना देते हैं। अब एरिया को वेक्टर कैसे बनाएंगे वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। कैसे बनता है? कभी भी कोई वेक्टर बनने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन इज डायरेक्शन। तो हम भी यहां पर यही करेंगे कि क्या करेंगे, हमारा जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर, उसके पास दो चीजें होनी जरूरी है। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड, सेकंड वन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस एरिया निकाला है, हर किसी का क्या होता है मैग्नीट्यूड होता ही होता है, उसी को हम मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से देखो। अब से हमने क्या किया, ये एक एरो बना दिया। ये एरो क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। जो क्या है इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल। जैसे ये सरफेस है, इसके नॉर्मल कैसे होगा, ये तो ये होगा, और यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का कितना होता है 1। ये किस काम आता है यूनिट वेक्टर, हमेशा सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करने के काम आता है। तो इसने इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। तो इस सरफेस का अगर मैं बोलूंगा एरिया वेक्टर, तो तुम बोलोगे लेंथ इनटू विड्थ, तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन में क्या होगा, ऐसे आउटवर्ड। हम हमेशा आउटवर्ड लेते हैं एरिया का कन्वेंशन के लिए एरिया वेक्टर। मैं बोलूंगा इसका बताओ एरिया वेक्टर, तो कैसे करोगे, मैग्नीट्यूड तो ये पूरा हो गया, डायरेक्शन के टाइम पे ये आउटवर्ड, ये डायरेक्शन। मैं कहूंगा इसका करो, तो नीचे मैग्नीट्यूड तो आगे पूरा सरफेस एरिया का, डायरेक्शन के टाइम पे ये नीचे इस तरफ से। सेम इस साइड का, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का, एरिया वेक्टर का, एंड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज दी, एंड मिला के इसको दोनों को मिला के क्या हो गया, एरिया वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये रही। इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, मान लो जैसे एग्जांपल दे देते हैं, मान लो ये हमारे पास है और इसका 4 है। ठीक है, मैंने कहा इस सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ, तो तुम कैसे बताओगे, इसका कितना होता है 4 × 4 कितना हो गया 16, और क्या कर देंगे डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, आउटवर्ड। तो 16 और आउटवर्ड जैसे मैंने दिया, नॉर्मली आउटवर्ड, बल्कि क्या लिखेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड लिखेंगे, तो वैसे हमारा क्या बन जाएगा, ये तो सिर्फ एरिया है, लेकिन ये मिला के 16 नॉर्मल आउटवर्ड, तो दैट विल बी आवर एरिया वेक्टर। तो ये क्वांटिटी होती है हमारी किसके बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है, ये सब तो हमारे क्या थे, नोन फिगर्स थे। जैसे हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनका एरिया बड़ा इजी है। अगर कभी मैंने किसी ने कहा कि नहीं किसी इरेगुलर शेप का बताओ एरिया वेक्टर, तो वो भी बड़ा इजी सा है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, सिंपल सा एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसको एरिया एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इस एरिया एलिमेंट को किससे नोट कर दिया हमने, ds से। ठीक है, और इसके नॉर्मली बना दिया, ये आउटवर्ड आ गया। ठीक है, तो ये मिला के करेंगे हम, तो ds वेक्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच, ds मैग्नीट्यूड n कैप, इस तरह से बन गया। तो ये होता है हमारा क्या, एरिया वेक्टर। समझ में आया एरिया वेक्टर के बारे में? तो बेसिकली हमने क्या किया, एरिया को वेक्टर बना दिया है, तो उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज नेक्स्ट क्या, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है वो क्या, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे कैसा होता है, क्या होता है, बस उसके लिए जान लो। हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा क्या है इसका रिलेशन है, क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, वो तो आगे पता चलता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन दूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन पासिंग, नंबर ऑफ, और अच्छे से बोलो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a unit area, a crossing a area element is called electric flux। कितने नंबर ऑफ क्या हो गया हमारा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें, किसी पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं, कट करते हुए जा रही है, क्रॉस करते हुए जा रही है, उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, उम्मीद है इतना पता चल गया होगा तुम्हें। एग्जाम्पल के लिए ये देखो भाई, ये था हमारे पास एक एरिया एलिमेंट। ठीक है, मान लो इसका एरिया A था,
तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही थी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये क्या स्ट्रेंथ कितनी मान लो E है, तो हम इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो हमारा कितना होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और कितना एरिया है, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानते हो ना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ गया हमारा, फाई इक्वल टू E इंटू ए, ठीक है। सेम ये चीज, सेम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एरिया वेक्टर को कुछ इस तरह से रख दिया, इस तरह से, तब कितना होगा फ्लक्स, 0, क्योंकि मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्रॉसिंग क्या, एरिया, इस क्रॉस सेक्शन, इस एरिया को जो कितना कट करके जा रही है, कितना इससे गुजर रही है, चाहे हमारा इसके अंदर जा रही है चाहे इससे बाहर निकल रही है, वो ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर मैंने ऐसे में रखा तब तो मैक्सिमम जा रही है, जैसे ऐसे में रखने कितना जा रही है, 1 2 3 जा रही है, लेकिन ऐसे में रखने पे क्या हो रहा है, हमारा 1 भी नहीं जा रही है, ठीक है। ऐसे में रखने में कितना हो रहा है, 0 कट करते हुए जा रही है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। तो E इक्वल टू कितना होता है, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक E पे और एक A पे, लेकिन एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, किस पे, ये तो था जब थीटा हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और ये था जब हमारा थीटा इक्वल टू कितना था, 90 डिग्री, ये रहा हमारा, और ऊपर की तरफ क्या हो गया, एन वेक्टर ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अगर हमारा कोई एरिया हो, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अगर हमारा कोई डिस्टेंस, वो एंगल हो, तब क्या होगा, तो उसके लिए देखो भाई क्या होगा, उसके लिए हमारा यहां पर देखो, तुमने जैसे देखोगे यहां पर, ये लो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अब मैंने यहां पर रखा, मान लो ये, तो इससे अभी कितनी लाइंस जा रही है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइन जा रही है, तो मतलब इसका फ्लक्स कितना हो गया, 4। एक और चीज देखो, इससे क्या पता चला हमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि नॉर्मल नंबर्स आते हैं इसमें, ना कि डायरेक्शन कुछ आ रहा है, ठीक है। इज अ क्या हो गया हमारा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो भाई हमारे यहां पर कितना जा रही है, 4 लाइन जा रही है, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा टिल्ट। तो अब देखो 1 2 3, सिर्फ 3 लाइन जा रही है, ऊपर वाली लाइन गायब हो गई, मैंने थोड़ा और टिल्ट किया, तो देखो बस 1 2 ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छूट गई, सिर्फ 2 लाइन जा रही है। मैंने थोड़ा और टिल्ट किया, सिर्फ यही वाली लाइन जा रही है, और मैं बिल्कुल टिल्ट करूंगा तो इससे अब एक भी लाइन क्या नहीं कर रही है, कट करते हुए नहीं जा रही है। तो इसका मतलब इसके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ओरिएंटेशन की बात करूं तो देखो भाई यहां पर ओरिएंटेशन की बात करूं तो इस तरह से हो गए, और एरिया वेक्टर इस तरह से आउटवर्ड कर दिया हमने, तो एरिया वेक्टर क्या करता रहेगा, अलग अलग एंगल बनाता जा रहा है, बना रहा नहीं बना रहा है एरिया वेक्टर। तो हमारा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल बन रहा है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का प्रोडक्ट करने पर जब हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। कैसे होगा उसके बारे में जरा बता देते हैं। चलो कैसे बताते हैं, तो देखो भाई ये हमारा है कोई पर्टिकुलर सरफेस है जिसका एरिया कितना है, ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे मान लो इस तरह से जा रही है, कुछ पर्टिकुलर एंगल बना के इसके इस सरफेस से कितना, थीटा एंगल बना के जा रही है, कितना एंगल बना के जा रही है, थीटा एंगल। ये हमारा मान लो इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में जा रही है, कितना एंगल के साथ, थीटा के साथ। तो हम बोलेंगे फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स तो मैंने कहा कितना जो नॉर्मली कट करते हुए जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, अब क्या होगा, कट करके तो जाना है, लेकिन शर्त क्या है, लाइंस की वही लाइन काउंट होगी जो नॉर्मली कट करते हुए जाएगी। तो इन सब का अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, तो इसके 2 कंपोनेंट बन सकते हैं, एक कंपोनेंट ये बन गया, क्या बनेगा, E cos थीटा, एंड अदर एलिमेंट विल बी E sin थीटा। साइन थीटा वाला कंपोनेंट बिल्कुल इसके सरफेस से क्या हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है पैरेलल में, तो ये तो काउंट नहीं होगा, सिर्फ कौन सा वाला काउंट होगा, cos थीटा वाला। तो दैट मीन्स अवर फ्लक्स विल बी इक्वल टू कितना, A E cos थीटा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा तो कितना हो जाएगा, E A cos थीटा, ठीक है।
ये तुमने देखा होगा, तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया ई ए कॉस थीटा, और जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर। आ गया? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी हमारी कितनी आई, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ओके, तो अब यहां पर जरा देखो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा, ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू कितना है हमारा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा अब यहां पर क्या करेंगे, अगर फाई हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ई और ए, तो चलो ठीक है जितना बड़ा कर दिया हमने, तो क्या करेगा हमारा, सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, अगर हमारा कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज कितना होगा, 1 होगा। तो 1 कब होगा हमारा कॉस थीटा, तो यहां पर करोगे तुम, फाई इक्वल टू कितना आएगा हमारा मैक्सिमम, ई ए। जब फाई इक्वल टू कितना आ गया, ई ए, तो ये ई ए कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, ये सरफेस ये रहा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर, मैं इस सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, 0 डिग्री, तो हमारा ये मिला। तो फाई इक्वल टू 0 मिलेगा कब, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कब कितना मिलेगा हमें। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो हमारा ई ए ही मिल सकता है, फ्लक्स हमारा ई ए इक्वल टू कितना हो गया, ई ए होगा जब थीटा इक्वल टू 0 होगा और 180 होगा। ठीक है, तो अभी भी बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में तुम्हें पता चल गया होगा, लेकिन इसकी एसआई यूनिट होगी। एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो ये देखो, देखो क्या होगी हमारे एसआई यूनिट ऑफ, क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है, एसआई यूनिट। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, वो तुम बड़े आराम से बता सकते हो, कैसा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बने, 0 एंगल बने, तो दैट विल बी अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। एंड व्हेन एरिया एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 180 डिग्री, देन इट विल बी नेगेटिव। तो इनडायरेक्टली आगे पढ़ेंगे हम, दो तरह के सरफेस होते हैं हमारे, दो तरह के सरफेस क्या क्या होती है। देखो, एक सरफेस होती है हमारी ओपन सरफेस, और एक होता है हमारा क्लोज सरफेस। ठीक है, ये रूम है, तो ये क्या है हमारा, इस पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो रूम के अंदर वाला एरिया, एक रूम के बाहर वाला एरिया। तो दिस काइंड ऑफ सरफेस इज नोन एज क्लोज सरफेस। जैसे ये रहा हमारा स्फीयर, तो इस स्फीयर ने क्या किया, इस पूरे बोर्ड को, या इस पूरे 3D में बात कर रहा हूं मैं, तो क्या कर दिया, एक तो आउटसाइड और एक इनसाइड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, क्लोज सर्किट। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक शीट ले लूं इस तरह से, तो इधर इधर का क्या होगा, हमारा सारी तरफ ओपन है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो, अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड निकल रहा होगा किसी भी सरफेस से, किसी भी सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। और अगर इनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, देख रहे हो ना, यहाँ पर इनवर्ड है, एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड होगा, देखो 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड और ये भी क्या है, आउटवर्ड, तो कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास।